जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि आरएसएम एसएसबी जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप इस भर्ती के बारे में एलिजिबिलिटी की जानकारी जान लीजिए और उसके बाद अगर आपको लगे कि आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए। अभी जो आप वेबसाइट इस वीडियो में देख पा रहे हो, मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आपको ये लिंक ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद सबसे पहले आप यहां पर एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी जानोगे, जैसे कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और पोस्ट नेम आपका जूनियर इंजीनियर जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर जेई बोलते हैं, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस भर्ती के अंदर आपकी 1054 निकाली गई है। जॉब लोकेशन आपकी राजस्थान रहेगी, पर इसमें अदर स्टेट के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो इसमें आवेदन करने के लिए आपसे ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की योग्यता मांगी है और ये आपकी उसी रिलेवेंट फील्ड के अंदर होनी चाहिए जिसके अंदर आप आवेदन करना चाहते हो। एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल के बीच है और आपको इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट आयु सीमा के अंदर दी जाएगी। सैलरी आपको यहाँ पर 33,800 रुपये पर मंथ दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC क्रीमी लेयर के लिए 450 है, अदर स्टेट के लिए भी 450 है और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आपकी 350 रुपये रखी गई है। SC/ST कैंडिडेट को 250 रुपये फीस देनी होगी और आप लोग इसमें 4 मार्च 2020 से लेकर के 2 अप्रैल 2020 तक आवेदन कर पाओगे। अब चलिए, आपको क्लियर हो चुका है कि आप इसमें आवेदन कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कर लेना है। ये ओपन करने के बाद आप यहाँ पर आ जाओगे और अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ आपको इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। अभी जो वेबसाइट आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और उस लिंक को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी और अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ वो स्टेप आपको फॉलो करते जाना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है लॉगिन का और दूसरा है रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आप पहले से इसके अंदर रजिस्टर्ड हो तो आपको यहाँ पर अपनी डिजिटल आइडेंटिटी, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेना है। पर अगर अभी आप फ्रेशर हो तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ थोड़ा सा जो इंटरफेस है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर आप सिटीजन, उद्योग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और फेसबुक, गूगल, ट्विटर यानी कि ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप इसके अंदर रजिस्टर्ड हो सकते हो। तो यहाँ पर आप जिस भी माध्यम से होना चाहते हो वो हो सकते हो। मैं आपको यहाँ पर गूगल का इस्तेमाल करके बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसमें अकाउंट यानी कि रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो यहाँ पर आप गूगल सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप गूगल सेलेक्ट करोगे तो जो भी आप ईमेल आईडी यहाँ पर देना चाहते हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो यहाँ से, अगर आपके पहले पीसी के अंदर बहुत सारी ईमेल आईडी है वो आपको सिलेक्ट करनी है, नहीं तो आपको अपनी ईमेल आईडी भर करके आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना होगा। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको इसका पासवर्ड यहाँ पर डालना होगा। जो भी पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी का है वो आपको यहाँ पर भर देना है और फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट आपकी जो ईमेल आईडी है वो लॉगिन होगी। लॉगिन होने के बाद आपसे परमिशन मांगी जाएगी। तो अभी आप देखते रहिए, थोड़ा प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होते हुए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप ये ना बोले कि आपने तो बीच में से इंफॉर्मेशन स्किप कर दी और फिर अपने आप फॉर्म को भर दिया। दोस्तों प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने डिस्प्ले पर एक लिंक आएगा, आपको ऊपर वाले लिंक पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आप यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देख पाओगे जहां पर आपके जो ईमेल आईडी का यूजर नेम है वो यहां पर आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब आपको यहां पर एक पासवर्ड सिलेक्ट करना होगा जो कि आपका मनपसंद होना चाहिए और इसमें आपका एक स्मॉल वर्ड, कैपिटल वर्ड और डिजिट और साथ ही एक स्पेशल वर्ड भी होना जरूरी है। और जो आपकी पासवर्ड की जो संख्या है वो 5 से लेकर 20 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो यहां पर मैं एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूं यानी कि भर लेता हूं। आपको भी अपनी मनपसंद के अनुसार यहां पर एक पासवर्ड भर लेना है। तो चलिए मैं यहां पर ये पासवर्ड भर करके दोबारा कंफर्म कर देता हूं। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है जो कि वर्किंग होना चाहिए और नीचे जो आपकी ईमेल आईडी है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो तो पहले से ही यहां पर अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का अलर्ट आ जाएगा जहां पर दिया है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल फॉर
SSOID अमजद मलिक 5, इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू चेंज द पासवर्ड एट फर्स्ट लॉगिन। यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, साथ ही आपको ये भी रिकमेंड किया जा रहा है कि जब आप फर्स्ट लॉगिन करो तो आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं ओके करता हूँ और ओके करने के बाद जैसे ही आप ओके करोगे तो आपके सामने अब साइन इन का पेज ओपन होगा जो कि आपका सबसे पहले हुआ था। तो यहाँ पर आपको अपनी SSOID भरनी है जो कि आपका यूजर नेम होगी और जो कि अभी आपने देखी है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। अब यहाँ पर जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया था अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो करते वक्त वो आपको भर देना है। फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड यानी कि जो सिक्योरिटी दी है, सिक्योरिटी नंबर दिया है, ये यहाँ पर आपको भर देना है। चलिए मैं यहाँ पर इसको भर देता हूँ और भरने के बाद अब मैं यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जो कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर जो आपकी जो SSOID यानी कि यूजर नेम है, इसके बाद आपका फर्स्ट नेम है, तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है। अगर आपका कोई लास्ट नेम है वो डाल देना, वो भी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। मैं आपको बता दूँ कि जो आप यहाँ पर नेम फिलअप कर रहे हो ये नेम आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरने होंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी है जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखाया है। इसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो तो आपने पहले ही भर दिया है। अब आता है टेलीफोन नंबर, क्या आप उसके अलावा कोई और नंबर भी देना चाहते हो तो आप वो यहाँ पर भर सकते हो। आपका पोस्टल एड्रेस क्या है, आपको यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस भर देना है। यहाँ पर आपको अपना पोस्टल कोड फिलअप कर देना है। फिर इसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर है बहामास ID इनरोलमेंट नंबर, तो ये आपके लिए नहीं है और ये भी आपके आधार ID VID ये भी आप यहाँ से भर सकते हो अगर आप चाहो तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपनी अपडेट आधार नंबर यानी कि अपनी जो आधार कार्ड की वर्चुअल ID है वो यहाँ पर भर सकते हो और भरने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। और फिर जब आपकी सभी जानकारी भर जाए तो आपको अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद आप यहां पर देखोगे अलर्ट में योर SSO प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली एंड ए नोटिफिकेशन हैज बीन सेंड थ्रू SMS एंड और ईमेल, यानी कि आपको एक नोटिफिकेशन मैसेज और मेल के माध्यम से भेज दिया गया है। अब आपको यहाँ पर ओके करना है। अब जब आप ओके कर लोगे तो आपके सामने आपके जो फॉर्म है उसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अभी प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपके फॉर्म का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस फॉर्म को भर पाओगे। यहां पर आप जैसे ही आपके सामने इस तरह के ये ऑप्शन आ जाए, आपको क्या करना होगा, यहां पर आप जैसे नीचे आओगे तो देखोगे रिक्रूटमेंट पोर्टल, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप वीडियो में चेक कर सकते हो। यहाँ पर दिया जा रहा है ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के नीचे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ JEN 2020, तो यहाँ पर आपको इसके नीचे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी डिसिप्लिन वाइज पोस्ट नेम दिए जा रहे हैं कि कौन सी पोस्ट आपकी डिप्लोमा के लिए है और कौन सी पोस्ट आपकी डिग्री के लिए है। तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार या फिर अपने इंटरेस्ट के अनुसार यहाँ पर चूज कर लेनी है और आपको उसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। बेसिकली यहाँ पर आपको एक एक करके अपनी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी भरनी है, जैसे कि आवेदक का नाम, तो जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और यहाँ पर आपको पूरा नाम एंटर करना होगा। पिता का नाम आपके क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों आपकी माताजी का नाम देखने को मिलेगा, तो आपको सेम तरीके से अपनी माताजी का नाम भी यहाँ पर एंटर कर देना है। ये करने के बाद जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ से आपको चूज करना है। आपकी जन्म तिथि क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। पहले यहाँ से आपको अपना बर्थ ईयर चूज करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो भी आपका मंथ है वो चूज करना है और फिर यहाँ से डे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आते आयु, तो आपकी उम्र 1 जनवरी 2021 तक कितनी होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल पाएगी। आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। स्पेशली एबल्ड कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको चूज करनी होगी, नहीं तो आपको इसमें नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देना है।
इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आपको चूज कर लेना है। वैवाहिक स्थिति आपकी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ से सिंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप सिंगल के अलावा कोई और स्टेटस चूज करते हो तो आपको अपने जीवन साथी का नाम यहाँ पर देना है, और साथ ही क्या आपके एक से अधिक जीवित पति या फिर पत्नी है वो आपको उसका आंसर चूज करना होगा। फिर साथ ही क्या आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ है जिसके पहले से जीवित पत्नी है, तो आपको उसका आंसर यहाँ पर देना होगा। फिर साथ ही क्या आपने शादी में दहेज स्वीकार किया है, उसका आंसर भी आपको देना है। इसके अलावा जीवित बालक की संख्या 1/6/2002 से पहले व बाद में पैदा हुए की संख्या आपको देनी है, पर सिंगल कैंडिडेट को ये कोई भी जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है मोबाइल नंबर, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपकी यहाँ पर ईमेल आईडी पहले से फिलअप है। नीचे है अप्लाइंग फोन, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट वन के ऊपर क्लिक करके चूज करना है क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। फिर आता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि आपके प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी, तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है। अगर आपका एड्रेस लोगे तो आपको एड्रेस लाइन 2 और 3 का इस्तेमाल कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपकी जो भी स्टेट है वो यहाँ से आपको चूज करनी है। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपके विलेज का नाम क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड क्या हो यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। पर अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस यानी कि कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज अबो के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है वो आपको एक बार चेक करनी है, और चेक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने पर्सनल डिटेल्स की जानकारी आ जाएगी। तो चलिए एक एक करके इन सभी जानकारी को भी फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले है नेशनलिटी, तो जो भी आपकी राष्ट्रीयता है वो यहाँ पर आपको चूज कर लेनी है। बेसिकली यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। आपकी होम स्टेट जो भी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद आपकी होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको यहाँ पर चूज कर लेनी है। होम ब्लॉक और तहसील और विलेज का ऑप्शन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के सामने आएगा जो लोग इस फॉर्म को राजस्थान स्टेट से भर रहे हैं। अगर आप इस फॉर्म को अदर स्टेट से भर रहे हैं तो आपके सामने होम ब्लॉक, तहसील और विलेज के ऑप्शन नहीं आएंगे, यानी कि ये आपको चूज करने की आवश्यकता नहीं है। सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री अगर हुए हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर वो कंट्री भी चूज करनी होगी जहाँ से आप सेटल्ड हुए हो। फिर आते हैं स्पेशल कैटेगरी, आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। इसके बाद क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। मौजूदा सरकारी विभाग या फिर सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। आर यू एनसीसी कैडेट इंस्ट्रक्टर, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप यस करोगे तो आपको कब से लेकर कब तक आप रहे हो वो डेट यहाँ पर चूज करनी होगी। क्या आप भूतपूर्व कैदी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी स्थायी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना है। क्या आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं और फिर यहाँ से आपको इसको भी यस कर देना है। एडिशनल कैटेगरी, अगर आप इनमें से किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर चूज करना है, नहीं तो आप इनको खाली भी छोड़ सकते हैं। आपको कोई भी कैटेगरी चूज करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो चलिए यहाँ पर आपको पहले तो इसके ऊपर टिक करना है, और टिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले दी जा रही है सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ पर दिए जा रहे हैं सब्जेक्ट ग्रुप विषय, तो आपकी जो भी सेकेंडरी यानी कि 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे उनके नाम आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम एंटर कर देते हैं। आपको भी सेम तरीके से यहाँ पर ये जानकारी भर देनी है। फिर यहाँ पर आप देखोगे नेम ऑफ बोर्ड, तो बेसिकली आपको अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर एंटर करना है। मैं यूपी बोर्ड शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पर आपको अपने बोर्ड का पूरा नाम यहाँ पर दे देना है। आप चाहे तो यहाँ पर स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम भी दे सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको बोर्ड का नाम ही देना है। रोल नंबर आपका क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद आप देखोगे रिजल्ट, तो आपको चूज कर लेना है कि सीजीपीए के अंदर था, ग्रेड के अंदर था या फिर परसेंटेज के अंदर था। फिर ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर अपनी
जो 10वीं है वो कंप्लीट की थी वो आपको चूज करना है, और आपकी परसेंटेज, ग्रेड या फिर प्रतिशत कितनी थी वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और आप देखोगे सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं, तो 12वीं के अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो आपको चूज करना है, वो आपको यहाँ पर बेसिकली टाइप करना है। फिर आते हैं बोर्ड, तो आपने किस बोर्ड से की है आपको अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर एंटर करना है, और आपका रोल नंबर क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर सेम तरीके से आपको यहाँ पर अपना रिजल्ट परिणाम चूज कर लेना है, और किस ईयर के अंदर आपने पास की थी वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज यहाँ पर आपको अपनी एंटर कर देनी है। फिर आती है सिलेक्ट वन, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है जिसके माध्यम से आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो जरूरी तौर पर, वो आपको चूज कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट एंटर करना है कि आपने जो आपकी क्वालिफिकेशन है या फिर डिप्लोमा है वो किसके अंदर किया है। तो चलिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि लिख देते हैं, और इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम देना होगा। रोल नंबर आपका क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, और रिजल्ट यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट करना है कि किस ईयर के अंदर आपने पास की है, और यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर कर देनी है। दोस्तों यहाँ पर मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ ईयर, ये रैंडमली कर रहा हूँ, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, बस ये समझ लीजिएगा कि जानकारी आपको इस प्रकार से भरनी है। फिर है बहिष्कृत करने का विवरण, अगर आप किसी बोर्ड के द्वारा बहिष्कृत किए गए हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको बाकी की जानकारी यहाँ पर भरनी होगी। तो चलिए यहाँ पर नो रहने देते हैं, और अब सभी जानकारी को चेक करने के बाद आपको नीचे आना है, और यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर है इसकी जानकारी आ जाएगी, जिसमें कि आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर इन हिंदी और सिग्नेचर आपको इंग्लिश के अंदर अपलोड करना है। तो यहाँ पर उसके पहले आप साइज देख लीजिए, मिनिमम 50 KB और मैक्सिमम 100 KB। फॉर्मेट आपका JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपका इमेज अवेलेबल है वो आपको सिलेक्ट करके अपलोड करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद ये इमेज यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अपना हिंदी वाला, जिसमें कि आपने अपने सिग्नेचर हिंदी के अंदर किए, वो आपको चूज करना है, और चूज पर क्लिक करके आपको वो फाइल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ से इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर इंग्लिश वाला अपलोड करना है। मेरे पास अभी एक ही सिग्नेचर अवेलेबल है, इसलिए मैं दोनों में यही सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ से हम इसको अपलोड करते हैं। फिर यहाँ पर है बॉडी मार्क, अगर आपके बॉडी के ऊपर कोई ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उस मार्क का नाम यहाँ पर दे देना है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिए। अब ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने फाइनली आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जहाँ पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप एक बार अंतिम बार चेक कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको सही भी कर सकते हो। तो आपको एक एक करके सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे आने, और नीचे आने पर अगर आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आपको आगे पे फी के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ना है, नहीं तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारी जानकारी सही है, इसलिए हम यहाँ पर डिक्लेरेशन के नीचे जो राइट क्लिक का ऑप्शन है आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपको पे फी के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको इसको ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह की जानकारी आ जाएगी, जिसमें कि आपकी जरूरी जानकारी और एप्लीकेशन फीस का अमाउंट आपको देखने को मिल पा रहा है। तो आपको यहाँ पर पे फीस के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से ओके करना है, और अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ से आपको चूज करना है कि आप किस माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हो। तो अगर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट बैंक, यानी कि किस बैंक के अंदर आपकी नेट बैंकिंग है वो आपको चूज करना है। पर अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने सभी ऑप्शन अवेलेबल हो तो आप यहाँ पर एग्रीगेटर के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट बैंक का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको नीचे कोटक बैंक पेमेंट गेटवे ये आपको चूज कर लेना है। इसको चूज करने के बाद आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है, और पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपको जो एक बिल डेस्क है वो देखने को मिलेगी, जिसमें कि आप जिस भी माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं, जैसे कि आपका डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, तो इनमें से आप कोई भी माध्यम का इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना कार्ड टाइप चूज करना है, और फिर यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर, नेम ऑन कार्ड यहाँ पर डाल करके आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे ही आपकी
ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपको फिर से इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था और आप वहां से अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी एक एक्स्ट्रा जानकारी ये देना चाहूँगा कि जब आप एप्लीकेशन फीस जमा करें और फीस जमा करते समय अगर कोई टेक्निकल एरर आ जाए जिसकी वजह से आपके अकाउंट से फीस कट हो जाए पर यहाँ पर अपडेट ना हो आपके अकाउंट के अंदर, तो आपको दोबारा से एकदम से फीस जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 48 आवर यानी कि 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर या तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी या फिर आपके अकाउंट के अंदर अपडेट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि आपको दोबारा से फीस जमा नहीं करनी है, यानी नहीं तो आपकी दो बार की फीस या फिर 3 बार की फीस आपकी वेस्ट चली जाएगी, वो आपको रिफंड नहीं होगी। इसलिए आपको रुक करके ही दोबारा से फीस जमा करनी है अगर कोई ऐसा एरर आता है तो दोस्तों ये थी आपकी RSM SSB JEN ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञानदेव होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।